हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत विश्वास आज जेई वर्किंग ऑफ कासेवाड़ा रेलवे वर्कशॉप वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अभिजीत। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज हम ए एम ई AWM 70% LDC कोटा डिपार्टमेंट CBT बेस्ड एग्ज़ाम पेपर देखेंगे और आगे आने वाला एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो नोटिफिकेशन हमारा सामने है वो RRC जो हमारा हम लोग को पता है जो ANAIR एग्ज़ाम अभी कंडक्ट कर रहा है, जो नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे जो CBT टेस्ट होता है उसी का क्वेश्चन अभी देखेंगे हम लोग। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हुआ था इसका डेट था 19/2/2023 का। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुईज DA रूल इज प्रोसेस बाय इम्पोजिंग मेजर प्लांटी। हम लोगों को पता है जो मेजर प्लांटी होता है SF5, अर्थात हमारा जो यहाँ पर SF5 के बारे में नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा रूल। कौन सा रूल होता है? हम लोगों को पता है जो रूल 9 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुईज अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेजर प्लांटीज अंडर DA रूल। अर्थात हमारा जो मेजर प्लांटी में जितना सारा प्लांटी है हमारे को पता है, जो SF5 होता है उसमें हमारा टोटल 5 पेनाल्टी है मेजर प्लांटी। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारा जो मेजर प्लांटी है उसका बारे में ही पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए कंपलसरी जो रिटायरमेंट है वो होगा मेजर प्लांटी। तो यहाँ पर आंसर कंपलसरी रिटायरमेंट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड प्लांटी अंडर रूल 6 DA डिसिप्लिन अपील रूल 1968। यहाँ पर 1968 होगा। अभी देखिए यहाँ पर जो सेंसर है ये तो प्लांटी है, हम लोग को पता है। कंपल्सरी रिटायरमेंट तो है ही। विथ होल्डिंग ऑफ प्रिविलेज टिकट ऑर्डर जो है वो भी हमारा जो SF11 है उसमें है, तो ये भी प्लांटी है। और जो सस्पेंशन है ये नहीं है, SF1 में लगता है, ये प्लांटी नहीं है, अर्थात यहाँ पर आंसर होगा सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुई इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड इशू मेजर प्लांटी चार्जशीट अंडर रेलवे सर्वेंट्स DA रूल। अर्थात हम लोग बोल चुके हैं ऑलरेडी, जो SF5 है वो मेजर प्लांटी के लिए है और SF जो 5 है वही मेजर प्लांटी, अर्थात यहाँ पर SF5 आंसर होगा। अभी देखिए यहाँ पर SF1 लगा हुआ है। SF1 मतलब जो सस्पेंशन होता है वो प्लांटी नहीं है। और SF7 में क्या होता है, जो इंक्वायरी ऑफिसर बैठता है। और SF11 हम लोग पता है जो माइनर प्लांटी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे दी फॉलोइंग इज नॉट पेनाल्टी अंडर दी रेलवे सर्वेंट DA रूल 1968। अर्थात यहाँ पर कौन सा वाला प्लांटी नहीं है हमारा DA रूल के अंदर, जैसे सस्पेंशन नहीं है। यहाँ पर देखिए विद होल्डिंग प्रिविलेज ये तो है ही, सेंसर भी है, रिकवरी पेमेंट जो लॉस होता है वो भी है। अर्थात यहाँ पर देखिए रिकॉर्डेड वार्निंग ये पेनाल्टी नहीं है, अर्थात यहाँ पर आंसर होगा रिकॉर्डेड वार्निंग। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, हमारा जो SF5 होता है मेजर प्लांटी होता है, इसमें टोटल प्लांटी होता है 5। अर्थात देखिए 1 में जो रिडक्शन लोअर स्टेज पूरा लोअर स्टेज में कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए 2 नंबर में लोअर स्केल पे लोअर में होता है। उसके बाद देखिए 3 नंबर में जो आता है कंपल्सरी रिटायरमेंट। उसके बाद देखिए रिमूव फ्रॉम रेलवे सर्विस और देखिए डिसमिसल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल सर्विस। देखिए पास हमारा SF5 में मेजर रूल है। और उसके बाद देखिए जो SF11 होता है जो माइनर प्लांटी के लिए, इसमें 6 रूल है। अर्थात पहले देखिए छोटा सा जो सेंसर होता है, उसके बाद होल्डिंग प्रमोशन स्पेसिफिक पीरियड होता है। उसके बाद देखिए होल्डिंग प्रिविलेज पास PTO बोथ। उसके बाद देखिए जो 3 ईयर्स के लिए थोड़ा देर के लिए उसका पेमेंट रोका जाता है। उसके बाद पास PTO रोका जाता है। यही सब होता है SF11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुईज ऑफ द फॉलोइंग फुल फॉर्म GST। हम लोगों को पता है जो GST है उसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी थोड़ा सा देख लीजिए GST का बारे में। देखिए GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में। अर्थात हम लोगों को पता है जो 1 जुलाई है उसमें हमारा GST डे पालन होता है, GST डे बनाया जाता है। उसके बाद देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में जो ये 101 अमेंडमेंट के तहत ये हुआ था, GST चालू हुआ था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हुईज ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल डिज़ाइन गवर्नमेंट एम्प्लॉई लीव
पार्टिकुलर जो हमारा लीव पार्टिकुलर्स बारे में पता चलाता है, जो हमारा जो प्रधानमंत्री जो एक पोर्टल जो अनुभव होता है यहाँ पर अनुभव होगा ये आंसर। देखिए अनुभव है यहाँ, देखिए हमारा जो अनुभव है पोर्टल वाज लॉन्च किया था 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हमारा गवर्नमेंट सर्विस जो लीव रिकॉर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन वेबसाइट यूज प्रिविलेज पास टू रेलवे एम्प्लॉय। हम लोग को पता है जो रेलवे एम्प्लॉय अभी ई पास हो इलेक्ट्रॉनिक पास हो गया, जो ASRMS हमारा पोर्टल में दिखाता है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और RESS क्या है वो देखेंगे अभी। यहाँ देखिए जो RESS है वो रेल एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, अर्थात हम लोग को पता है जो हमारा जो पे स्लिप आता है, इनकम टैक्स के बारे में दिखाता है, सब कुछ हम लोग अभी रेस में देखा जाता है। उसके बाद देखिए जो हम लोग अभी पोर्टल जो पास ई पास होता है उसके लिए जो ASRMS होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद देखिए स्पैरो का फुल फॉर्म क्या है वो याद रखना चाहिए, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रोजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। जो EAPR होता है, EAPR मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट, जो हम लोग जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिया जाता है जो अभी स्पैरो में होता है। उसके बाद देखिए जो स्टोर के लिए IREPS अर्थात इंडियन रेलवे प्रोक्योरमेंट सिस्टम, और उसी का अंदर देखिए UDM होता है, UDM मतलब यूजर डिपोर्ट मॉड्यूल। उसके बाद देखिए GEM भी होता है जो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, जो वेरियस मटेरियल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ स्टोर। ये सब आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म कभी पूछ सकता है कोई भी एग्जाम में। अभी देखिए हमारा जो क्रिस है इसका फुल फॉर्म पूछा गया, क्रिस मतलब सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, अर्थात यही हमारा आंसर होगा, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। और क्रिस को इंट्रोड्यूस हुआ था रेलवे में 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फोरम डिस्कशन बिटवीन रेलवे मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय मैटर कॉमन कंसर्न, अर्थात हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है और हमारा जो वर्कर होता है उसका अंदर जो रिलेशन के लिए बात होता है उसमें यहाँ पे कौन सा आंसर नहीं होगा। हम लोग को पता है जो PNM है, जो परमानेंट नेगोशिएटिव मशीनरी, जो JCM जो जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी, और जो प्रेम है जो पार्टिसिपेशन रेलवे मैनेजमेंट, ये हमारा काम करता है, हमारा वो जो हमारा वर्कर होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर और वर्कर लेबर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका अंदर जो हमारे मैनेजमेंट का काम करता है, मगर जो रेलवे कन्वेंशन कमेटी होता है ये नहीं करता है, अर्थात यही हमारा आंसर होगा। अभी देखिए जो PNM है वो परमानेंट नेगोशिएटिव मशीनरी बोला जाता है और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1952 में, और इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है PCPO, अभी PCP होता है, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, जो हमारा चेयरमैन है और ये PNM का। और JCM का कौन होता है, JCM होता है हमारा JCM इंट्रोड्यूस होता है 1966 में रेलवे में, और इसका जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी होता है, और ये रेलवे बोर्ड लेवल मेंबर होता है, रेलवे बोर्ड मेंबर होता है इसका चेयरमैन। और अभी देखिए जो हम लोगों का जो प्रेम है, प्रेम का मतलब पार्टिसिपेशन रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट, इसका जो हमारा चेयरमैन होता है वो होता है जोनल रेलवे का हमारा डिविजनल में DRM होता है, इसका प्रेसिडेंट अर्थात चेयरमैन प्रेम का, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट पोर्टल डील पेंशन रेलवे एम्प्लॉय, अर्थात हमारा जो पेंशन होता है रेलवे एम्प्लॉय का वो कौन सा पोर्टल होता है, वो होता है अर्पण। अभी देखिए अर्पण क्या है, यहाँ देखिए जो हमारा जो आंसर होगा वो होगा अर्पण। अर्पण मतलब एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क। और देखिए और एक था आईपास क्या है, इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंट सिस्टम, जो हमारा जो सैलरी के लिए, इनकम टैक्स के लिए, PF के लिए होता है, और इसी के अंदर रहता है एम्स मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। और एक होता है जो रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। अभी देखिए लिम्स मतलब क्या है, लिम्स मतलब है हमारा जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ब्रीफिंग सिस्टम, ये काम करता है हमारा लीगल अफेयर्स के लिए, जो रेलवे बोर्ड ऑफिस रहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट कवर
हमारा जो एक्टिविटीज़ होता है जो स्टाफ बेनिफिट फंड का, उसमें इसमें कवर नहीं है। जो फाइनेंसिंग फ्रॉम फंड, हमारा जो फाइनेंसिंग फंड होता है स्टाफ बेनिफिट फंड, इसमें क्या कौन सा काम ये शामिल नहीं है। अर्थात ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक फंक्शन, हमारा देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक फंक्शन, इनोग्रेशन, न्यू फैसिलिटी, इंडियन रेलवे, ये नहीं है। और स्क्वाड भी है, गाइड भी है, वुमेन एम्पावरमेंट भी है, एजुकेशन स्कॉलरशिप तो है ही। अभी यहाँ देखिए हमारा जो स्टाफ बेनिफिट फंड होता है उसका बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1931 में। 1931 में हमारे इंडियन रेलवे में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद देखिए इसका जो चेयरमैन होता है वो PCPO होता है, अर्थात पर्सनल ऑफिसर होता है, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर होता है। और इसका काम देखिए जो सब्जेक्ट होता है वो स्कॉलरशिप होता है, टेक्निकल कोर्स होता है, एजुकेशन होता है, स्पेशल एजुकेशन अलाउंस होता है। और उसके बाद देखिए फॉर दी वेलफेयर रेलवे एम्प्लॉय दे आर चिल्ड्रेन, हमारा चिल्ड्रेन का काम करता है वेलफेयर के लिए। उसके बाद जनरल एक्टिविटीज़ बाई एजुकेशन, रिक्रिएशन, एम्यूशन, रिलीफ। उसके बाद देखिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होता है, स्पोर्ट होता है, एक्टिविटीज़ जो रिक्रिएशनल होता है, फैसिलिटी ऑफिसर अर्थात जो सुपरवाइजर स्टाफ होता है, इंडिजीनियस सिस्टम, मेडिसिन इंक्लूडिंग होम्योपैथी, ये सभी काम होता है हमारा स्टाफ बेनिफिट फंड का अंदर। अभी हम लोग देखेंगे जो हमारा PL नंबर होता है, जो हमारा PL नंबर होता है उसमें थर्ड एवं फोर्थ डिजिट को हमारा जो प्राइस लेजर जो रेलवे स्टोर के लिए स्टोर आइटम के लिए इंडिकेट करता है। हम लोग को पता है जो हमारा PL नंबर होता है वो 8 नंबर होता है। और यहाँ पर देखिए जो थर्ड फोर्थ नंबर बोला है वो बोलता है सब ग्रुप, हमारा सब ग्रुप होगा यहाँ पर आंसर। यहाँ पर देखिए दी कॉन्टेस्ट कोडिफिकेशन सिस्टम फ्लोइंग फॉर स्टॉक आइटम इंडियन रेलवे, द सेक डिजिट। तब सेक डिजिट क्या है? PL नंबर का जो हमारा जो PL नंबर होता है, सेक डिजिट हम लोगों को पता है जो लास्ट डिजिट होता है उसी को बोला जाता है हमारा चेक डिजिट। अर्थात यहाँ पर आंसर होगा जो लास्ट डिजिट है हमारा। देखिए यहाँ पर लास्ट डिजिट PL नंबर। यहाँ पर देखिए जो हमारा PL नंबर है उसका बारे में हम लोग थोड़ा देख लेता हूँ। PL नंबर जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है प्राइस लेजर, यही होगा हमारा PL नंबर। ये भी पूछता है एग्जाम में, ये ध्यान से रखना है। उसके बाद देखिए जो है इसका जो PL नंबर होता है जो होता है टोटल 8 नंबर होता है। उसके बाद देखिए जो यहाँ पर एक तो PL नंबर मैं मेंशन किया हूँ, पहले देखिए 30 जो होता है वो मेन ग्रुप होता है, अर्थात फर्स्ट 2 डिजिट अर्थात फर्स्ट और सेकेंड डिजिट को बोला जाता है मेन ग्रुप। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 2 डिजिट जो होता है सब ग्रुप के लिए वो यहाँ पर देखिए 0 1 अर्थात थर्ड और फोर्थ डिजिट, हमारा यही क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए जो सीरियल नंबर होता है नेक्स्ट 3 डिजिट जो होता है 5 6 7 डिजिट, और लास्ट जो डिजिट होता है वो होता है सेक डिजिट। ये भी हमारा क्वेश्चन में पूछा गया। अभी हम लोग देखेंगे जो स्टोर बजट के लिए हम लोग देखेंगे स्टोर बजट पर डिमांड। हमारा डिमांड कितना है स्टोर में, हम लोगों को पता है जो हमारा डिमांड है 16 टो, अर्थात यहाँ पर जो एग्जाम क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 16 टो। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आर्टिकुलर 133 अर्थात 113(2) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बजट एस्टिमेट प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट। अर्थात हमारा जो 113 नंबर आर्टिकल का 2 में जो बजट एस्टिमेट का बारे में बोला गया वो हम लोगों को पता है जो हमारा 16 डिमांड है और डिमांड ग्रांट्स है वो इसी का बारे में बोला गया। अर्थात हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिटेल्स डिस्ट्रीब्यूशन बजट एलोटेड मेड रेलवे बोर्ड बनाता है द हुईज बुक। हमारा एक बुक होता है बजट का रेलवे बुक का, वो होता है पिंक बुक, अर्थात यहाँ पर आंसर होगा पिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे बजट हैज़ बीन मार्च विद जनरल बजट इफेक्ट फ्रॉम। अर्थात हमारा जो जनरल बजट का साथ मार्च हो गया। पहले क्या था, हमारा रेलवे बजट अलग से था, अभी मार्च हुआ। कब से मार्च हुआ? अभी देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो यूनियन बजट 2017-18 हम लोगों को पता है जो 2017-18 में एक साथ में फिर जनरल बजट का साथ मिल गया। यहाँ पर देखिए जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स होता है हमारा टोटल 16 होता है इंडियन रेलवे में। वो आर्टिकल 133(2) में बजट एस्टिमेट प्रेजेंटेड पार्लियामेंट में होता है। इसका बारे में थोड़ा सा डिमांड नंबर देख लेता हूँ और डिस्क्रिप्शन में देख लेता हूँ क्या है। पहला जो डिमांड था वो रेलवे बोर्ड के लिए, दूसरा जो मिसलिनियस जनरल के लिए, और 3 जनरल सुपरिटेंडेंट्स सर्विस रेलवे के लिए,
4 होगा जो रिपेयर मेंटेनेंस परमानेंट वे व वर्क के लिए। नेक्स्ट जो 5 नंबर है वो हम लोगों को याद रखना है, वो होता है रिपेयर मेंटेनेंस पावर मोटिव, मतलब लोकोमोटिव के लिए जो रिपेयर मेंटेनेंस होता है। और 6 को भी याद रखना है, वो क्या है, कैरेज वागन का जो रिपेयर मेंटेनेंस होता है, EMU ICF LSB जो वागन जो कोच होता है उसी का बारे में बोला गया। उसके बाद देखिए 7 नंबर में रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ प्लांट इक्विपमेंट होता है। और 8 नंबर में देखिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रूलिंग स्टॉक इक्विपमेंट। उसके बाद 9 नंबर देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस ट्रैफिक। और 10 नंबर हम लोग को याद रखना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस फ्यूल के लिए जो ऑपरेटिंग होता है उसका एक्सपेंस कैसे होता है। उसमें 11 नंबर भी हम लोग को याद रखना है स्टाफ वेलफेयर एम्यूनिटीज़ होता है। और 12 नंबर मिसलिनियस वर्किंग एक्सपेंसेस। उसके बाद 13 नंबर हम लोग को याद रखना है प्रोविडेंट फंड पेंशन अदर रिटायरमेंट बेनिफिट, अर्थात जो पेंशन होता है अदर रिटायरमेंट बेनिफिट होता है उसी के बारे में डिमांड 13 में बोला गया। नेक्स्ट देखिए हमारा जो 14 नंबर है अप्रोप्रिएशन फंड होता है। और 15 में डिवाइडेंड जनरल रेवेन्यू रीपेमेंट फ्रॉम जनरल रेवेन्यू एमर्जिंग कैपेसिटी। उसके बाद देखिए 16 नंबर में हमारा 16 नंबर याद रखना है एक्विजिशन जो कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट एसेट। हमारा जो ये 16 नंबर डिमांड है 16 डिमांड है, ये थोड़ा सा पढ़ लेना है और याद भी रखना है थोड़ा थोड़ा। ये कभी कभी पूछ लेता है कौन सा डिमांड पे क्या होता है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन सर्विस एलिजिबिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री पास, अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री पास का बारे में बोला गया। हमारा पता है जो कॉम्प्लीमेंट्री पास होता है वो होता है 20 ईयर सर्विस होने के बाद, अर्थात 20 ईयर्स यहाँ पर एक आंसर होगा। यहाँ पर देखिए हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री पास होता है उसके बारे में थोड़ा सा डाउट लगता है, अभी ये डाउट को हम लोग कंफर्म करता हूँ। अभी देखिए जो कॉम्प्लीमेंट्री पास होता है हम लोग वो तो देखा जब 20 साल नौकरी होने के बाद ही कॉम्प्लीमेंट्री पास मिलता है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पास होता है दो तरफ, एक होता है ग्रुप AB के लिए और होता है ग्रुप CD के लिए। तो ग्रुप AB के लिए देखिए 3 सेट होता है जो गेजेटेड ऑफिसर होता है, और जो नॉन गेजेटेड ऑफिसर होता है उसके लिए देखिए CD जो 2 सेट मिलता है। उसी को देखिए गेजेटेड ऑफिसर जो AB के लिए होता है वो रेलवे सर्विस 20 ईयर्स होता है और मोर होता है, और CD के लिए जो नॉन गेजेटेड होता है वो रेलवे सर्वेंट 20 ईयर्स और मोर देन 25 ईयर्स। अभी यह देखिए जो NPS न्यू पेंशन स्कीम जो होता है ये कब चालू हुआ था इसी के बारे में ही बोला गया। हम लोगों को पता है जो ये हमारा चालू हुआ था 2004 में, अर्थात फर्स्ट जनवरी में 2004 में ये चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जे हमारा PFRDA इसका फुल फॉर्म क्या है। हम लोगों को पता है जो पेंशन फंड होता है उसी के बारे में पूछा गया। जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा, यही आंसर होगा। अभी देखिए हुइच इज़ द प्लान हेड जो रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के लिए होता है। अभी देखेंगे हम लोग प्लान हेड क्या है इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी देखिए जो रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम होता है उसके लिए हमारा जो प्लान हेड होता है वो 41 होता है, अर्थात 40/100 यहाँ पर आंसर होगा। यहाँ देखिए हमारा जो प्लान हेड 16 अर्थात 1600 जो प्लान हेड है उसी के बारे में पूछा गया। तो हम लोगों को पता है जो 1600 होता है, जो 16 प्लान हेड नंबर 16 होता है वो हमारा बोला जाता है ट्रैफिक फैसिलिटी यार्ड रीमॉडलिंग वर्क, यही हमारा आंसर होगा। अभी देखिए जो हमारा प्लान हेड 42 होता है अर्थात 4200 होता है उसी का हमारे पूछा गया है। तो हम लोग को पता है जो प्लान हेड 42 होता है वो होता है प्रोडक्शन यूनिट ऑफ वर्कशॉप होता है, प्रोडक्शन यूनिट ऑफ वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु इज़ द प्लान हेड कोऑर्डिनेटर, अर्थात हमारा प्लान हेड का कोऑर्डिनेटर कौन है। प्लान हेड का कोऑर्डिनेटर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु इज़ द प्लान हेड कोऑर्डिनेटर ऑफ प्लान हेड 65, इसका कोऑर्डिनेटर कौन है। हम लोग को पता है इसका कोऑर्डिनेटर है PCP अर्थात प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द प्लान हेड स्टोर सस्पेंस, अर्थात हमारा जो स्टोर में सस्पेंस होता है उसी का जो प्लान हेड होता है वो होता है हम लोग को पता है प्लान हेड 71।
अभी हम लोग देखेंगे हमारा टोटल अभी कितना प्लान हेड है, एट प्रेजेंट में कितना प्लान हेड है। टोटल है 27। हमारा जो एट प्रेजेंट हमारा जो प्लान हेड है वो है अभी हम लोग देखेंगे जो हमारा जो प्लान हेड है अभी एट प्रेजेंट 27 है। अभी वो 27 का बारे में थोड़ा सा देख लेता हूँ। हमारा जो प्लान हेड 11 है उसको न्यू लाइंस होता है, 14 होता है गेज कन्वर्सेशन, 15 होता है डबलिंग, उसके बाद देखिए 16 को याद रखना है ट्रैफिक फैसिलिटीज़, उसका देखिए 17 होता है कंप्यूटराइजेशन, उसके बाद 18 होता है रेलवे रिसर्च, होता है 21 को याद रखना है रेलवे स्टॉक अर्थात रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, जो एग्ज़ाम में आया था आरएसपी रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के बारे में पूछा गया। उसके बाद देखिए 22 में बोला गया लीस्ट एसेट पेमेंट कैपिटल कंपोनेंट लीज चार्जेस IR सी ETC। उसके बाद देखिए जो 29 हुआ वो रोड सेफ्टी वर्क लेवल क्रॉसिंग का बारे में बोला गया। 30 में प्लानेट 30 में रोड सेफ्टी वर्क, रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज जो इसी का बारे में बोला गया 30 में। उसके बाद प्लानेट 31 में ट्रैक रिन्यूअल, उसके बाद 32 ब्रिज वर्क्स टनल वर्क्स अप्रोप्रिएशन गवर्नमेंट इसी के बारे में बोला गया। उसके बाद देखिए प्लानेट 33 वो बोला गया जो हमारा जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है उसका वर्क्स बारे में। उसके बाद प्लानेट 35 में देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्शन। उसके बाद 36 में आधार इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क के लिए बोला गया। उसके बाद हमारा याद रखना है 41 जो मशीन एंड प्लांट मशीनरी जो प्लांट होता है मशीनरी एंड प्लांट के लिए बोला गया। अभी देखिए जो हमारा 40 एग्ज़ाम में आया था वो वर्कशॉप इंक्लूडेड प्रोडक्शन यूनिट के लिए बोला गया। उसका 51 भी याद रखना है स्टाफ वेलफेयर के लिए, हमारा जो स्टाफ होता है उसका वेलफेयर के लिए। उसके बाद 53 में पैसेंजर आधार रेलवे यूजर्स एम्यूनिटीज़ होता है। 61 इन्वेस्टमेंट PSU JB SPV ETC गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट के लिए होता है। 64 प्लानेट देखिए आधार स्पेसिफिक वर्क्स होता है। 65 ट्रेनिंग ASRD हम जो ASRD होता है वो होता है हाइड्रोलिक रेस्क्यू डिवाइस होता है। और 71 हमारा एग्जाम में आया था वो देखिए स्टोर सस्पेंस के लिए बोला गया। 72 देखिए मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस के लिए। 73 होता है मिसलिनियस एडवांसेस के लिए। और 70 जो 1 है वो होता है MTP होता है मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट होता है। और लास्ट जो 82 होता है वो ट्रांसफ़र और SRSE रेलवे के लिए होता है, स्कूल रूरल सर्विसिंग इंजीनियर के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो LACP होता है जो लीव हाफ एवरेज पे होता है वो एक्यूमुलेटेड मतलब कितना हम लोग लीव हाफ एवरेज पे हम लोग वो एक एक्यूमुलेटेड कर सकता हूँ वो उसका बारे में हम लोग को पता है। जो इसका कोई लिमिट नहीं होता है अनलिमिट होता है, मगर LAP का मतलब लिमिट है जो 300 डेज के लिए होता है। अर्थात यहाँ पर जो आंसर होगा वो अनलिमिटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैक्सिमम LAP दैट कैन बट इनकेस्ड रेलवे अवेलेबल पासेस PTO अर्थात हमारा इनकेसमेंट के बारे में पूछा गया। तो हम लोगों को पता है जो इनकेसमेंट होता है हम लोग एक बार में 10 LAP हमारा इनकेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। और ये हमारा टोटल इंटीरियर सर्विस में हम लोग 6 बार कर सकता हूँ, अर्थात 6 बार करूँगा तो 10 से 60 होगा, अर्थात 60 LAP के लिए 60 डेज़ के लिए होगा। आंसर हमारा यहाँ पर 60 होगा। यहाँ पर देखिए जो इनकेसमेंट है उसका बारे में थोड़ा सा देख लेता हूँ। अभी देखिए जो हम लोग बोला जो इनकेसमेंट हमारा 10 बार से 60 डेज़ के लिए होता है 6 टाइम। और हम लोग को पता है जो एक बार होने का बाद 2 साल का बाद फिर और एक बार कर सकता है, अर्थात 2 साल अंतर अंतर ये होता है इनकेसमेंट। और एक बात हम लोग को पता है जो रिटायरमेंट का टाइम होता है वो 300 डेज LAP हम लोग इनकेसमेंट के लिए कर सकता हूँ। उसका बाद अभी देखिए जो टोटल होल सर्विस इनकेसमेंट होता है 360 डेज़। और जो हमारा जो LAP का बारे में अगर बोला गया तो हमारा बैलेंस रखना है, अगर इनकेसमेंट हम 40 चाहिए और बैलेंस रखना है 30। ये हम लोग एग्जाम में आता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ द क्वालिफाइंग सर्विस रिटायरिंग पेंशन अर्थात क्वालिफाइंग सर्विस कितना होता है हम लोगों को पता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री पास होता है वो भी 20 ईयर्स होता है, ये भी 20 ईयर्स होता है, अर्थात यहाँ पर आंसर होगा 20 ईयर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द परसेंटेज पेंशन गिवन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट प्रेजेंट। अभी हमारा जो फैमिली पेंशन होता है उसमें कितना परसेंटेज होता है उसी के बारे में बोला गया है। तो हम लोगों को पता है जो 30% बेसिक पे होता है और सब्जेक्ट मिनिमम 9,000 रुपीज़ होता है। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन सर्विस नीडेड बिकम एलिजिबल सर्विस ग्रेजुएटी रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। ये रिटायरमेंट ग्रेजुएटी के लिए मिनिमम कितना साल का नौकरी होना चाहिए? हम लोग को पता है जो 5 साल होता है, अर्थात हमारा आंसर होगा 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रेलवे सर्वेंट क्रेडिट विद लीव एवरेज पे अर्थात एल ए पी का बारे में पूछा गया। अच्छा, एल ए पी का बारे में जो हम लोगों को पता है, जो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 15 डेज 5 जनवरी, फर्दर 15 डेज 1 जुलाई एवरी कैलेंडर ईयर्स। अर्थात हम लोगों को पता है जो एल ए पी होता है वो साल में 30 होता है टोटल, मगर साल का पहले से ही 30 नहीं दिया जाता है, उसको 5 जनवरी से जुलाई तक दिया जाता है 15, और नेक्स्ट जुलाई से दिसंबर दिया जाता है 15। अर्थात यहाँ पर जो आंसर होगा वो 1 जनवरी से 15 डेज, फर्दर 15 डेज 5 जुलाई एवरी कैलेंडर। अर्थात 5 जनवरी से 15 दिया जाता है और 5 जुलाई से 15 दिया जाता है। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडियन रेलवे जो रेलवे वर्कशॉप होता है वो CLW पैटर्न इंसेंटिव दिया जाता है, इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर होता है, उसमें कितना % रेट कितना होता है? हम लोगों को पता है जो हमारा 80% ऑफ डायरेक्ट वर्कर का जो डायरेक्ट वर्कर जितना % इंसेंटिव मिलता है उसी का 80% इंसेंटिव हम जो इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर होता है उसी को मिलता है। तो यहाँ पर आंसर होगा 80% ऑफ डायरेक्ट वर्कर। अभी देख लीजिए जो इंसेंटिव स्कीम होता है उसी के बारे में ध्यान से देखिए। इंसेंटिव स्कीम हम लोगों को क्यों दिया जाता है? दिस इंसेंटिव जो ये जो सिस्टम होता है पेमेंट अर्थात विंग सोल्यूशन होता है। अभी देखिए प्रेजेंटली जो इंसेंटिव होता है इंडियन रेलवे में वो 2 कैटेगरीज में बांटा गया। एक होता है चित्तरंजन पैटर्न और एक होता है ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। अभी देखिए जो चित्तरंजन पैटर्न होता है ये पूछा गया है पिछले एग्जाम में। जो हमारा जो कस्सापड़ा वर्कशॉप है, पेरम्बूर वर्कशॉप है, DLW वर्कशॉप है, कैरेज वागन लीलुआ अर्थात जमालपुर वर्कशॉप है, इसमें कौन सा पैटर्न चित्तरंजन का पैटर्न स्कीम दिया जाता है? हमारा जो इंसेंटिव स्कीम होता है चित्तरंजन का पैटर्न स्कीम दिया जाता है। ये हमको लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए जो हमारा जो चित्तरंजन पैटर्न स्कीम है, जो CLW चित्तरंजन पैटर्न स्कीम वो चालू हुआ था 1954 में और प्रोडक्शन यूनिट में चालू हुआ था कब? 1958 में। अर्थात यहाँ देखिए जो हमारा जो इंसेंटिव का देने का बाद जो कैटेगरी में डिवाइड हुआ है वो 3 कैटेगरी है, हम लोगों को पता है। एक होता है DW अर्थात डायरेक्ट वर्कर और एक होता है EIW। ये भी याद रखना है, इसका कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। EIW अर्थात इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर होता है और IW मतलब इनडायरेक्ट वर्कर होता है। तो जो डायरेक्ट वर्कर है कौन कौन है? वो टेक्नीशियन 1, 2, 3 और जो सीनियर टेक होता है ये होता है डायरेक्ट वर्कर। उसके बाद देखिए इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर कौन होता है? जेई होता है, रिगर होता है, गानर होता है। और उसके बाद देखिए इनडायरेक्ट वर्कर जो होता है हमारा जो हेल्पर है वो होता है इनडायरेक्ट वर्कर। अभी देखिए हमारा जो ग्रुप इंसेंटिव स्कीम होता है वो कहाँ कहाँ दिया जाता है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। हमारा देखिए जो ग्रुप इंसेंटिव जो GIS होता है अर्थात ग्रुप इंसेंटिव स्कीम होता है वो रेल व्हील फैक्ट्री में दिया जाता है, वो हमारा RCF में दिया जाता है। उसके बाद देखिए डीजल मॉडर्नाइजेशन वर्कशॉप में दिया जाता है। उसके बाद देखिए पेरम्बूर लोकोमोटिव वर्कशॉप में दिया जाता है। गोल्डन रॉक वर्कशॉप जो त्रिची तमिलनाडु में है उसी में भी दिया जाता है। कैरेज रिपेयर वर्कशॉप जो मैनचेस्टर होता है हमारा उड़ीसा में उसी में भी ग्रुप इंसेंटिव दिया जाता है। ये याद रखना है। अभी देखिए हमारा जो इंसेंटिव बियरिंग होता है अर्थात प्रोडक्शन यूनिट में कितना % दिया जाता है, सपोर्टिंग शॉप में कितना %, सपोर्टिंग डिपार्टमेंट देखिए प्रोडक्शन यूनिट में हम लोगों को पता है जो 100% दिया जाता है और हमारा सपोर्टिंग शॉप में दिया जाता है 80% और हमारा सपोर्टिंग डिपार्टमेंट शॉप में दिया जाता है 15% और हमारा जो SSC होता है उसको जो इंसेंटिव मिलता है वो मिलता है बेसिक का 15%। ये भी याद रखना है। और अभी देखिए जो नॉर्मलाइजिंग का बात होता है हमारा जो इंसेंटिव जो काउंटिंग हिसाब होता है
उसी के बारे में देखिए। नॉर्मल टाइम कैसे हम लोगों को पता होता है, वो एक्चुअल टाइम इनटू ऑब्जर्विंग रेटिंग होता है, उसका डिवाइड किया जाता है 80% जो इंसेंटिव रेटिंग होता है। उसके बाद अलाउंड टाइम होता है। अलाउड टाइम क्या होता है, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस होता है। अलाउंस का बारे में भी ध्यान रखना है, कभी भी एग्जाम में डायरेक्ट अलाउंस पूछता है। वो क्या पूछता है, फेटिक अलाउंस कितना होता है, कॉन्टीजेंस अलाउंस कितना होता है, बोनस अलाउंस कितना होता है, गेजिंग अलाउंस। देखिए फैटिक अलाउंस होता है 12.5%, कॉन्टीजेंसेंस अलाउंस होता है 10%, और प्रोडक्शन बोनस अलाउंस होता है 33.33%, और गेजिंग होता है 5%। यहाँ देखिए जो टाइम सेव होता है, अलाउंस टाइम माइनस टाइम टेकन, और इंसेंटिव अमाउंट कितना क्या होता है, टाइम सेव इन आवर इनटू आवरली रेट ऑफ द वर्कर। ऐसा ही हमारा जो इंसेंटिव होता है वो नॉर्मलाइजिंग का बात होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेट ऑफ प्रेशर रिड्यूस बीपी ड्यूरिंग इनसेंसिटिव टेस्ट। देखिए यहाँ पर जो इनसेंसिटिव टेस्ट के बारे में बोला गया, जो रिड्यूस बीपी में होता है वो होता है 0.3 kg/cm² इन 60 सेकेंड। यहाँ पर देखिए जो सेंसिटिविटी टेस्ट होता है और इनसेंसिटिविटी टेस्ट होता है, उसी के बारे में हम लोगों को याद रखना है। देखिए सेंसिटिविटी टेस्ट होता है 0.6 kg/cm² इन 6 सेकेंड, और ब्रेक शुड अप्लाई होता है इसमें। और एक बात देखिए, इनसेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है, 0.36 सेकेंड में होता है 60 सेकेंड, अर्थात 0.3 kg/cm 60 सेकेंड होता है 1 मिनट, ब्रेक शुड नॉट अप्लाई। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो लीकेज टेस्ट, ड्यूरिंग लीकेज टेस्ट। यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग लीकेज टेस्ट ए कोर्स जो ड्रॉप बीपी एपी प्रेशर शुड नॉट एग्जिस्ट, अर्थात इससे ज़्यादा नहीं होता है। हम लोगों को पता है जो कोर्स का लीकेज होता है वो होता है 0.20, अर्थात 2 kg/cm। यहाँ पर आंसर होगा ही। यहाँ पर देख लीजिए जो मैक्सिमम परमिसेबल लीकेज होता है उसी के बारे में हम लोगों को जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया था, हम लोगों को पता है जो LHB होता है वो LHB होता है 0.02 kg/cm² मिनट में, अर्थात 5 मिनट में अगर बोला गया तो 0.10 kg/cm होता है, और लोको में होता है 0.14 kg/cm में, और 5 मिनट में होगा तो 0.70 kg/cm होता है। और हमारा कोर्स में जो पूछा गया वो 0.20 kg/cm में होता है, और वागन में होता है 0.25 kg/cm। ये हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट टेक्निक कैन डिफेक्ट सरफेस डिफेक्ट। यहाँ पर देखिए सरफेस डिफेक्ट कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से होता है, हम लोगों को पता है जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स इंस्पेक्शन होता है उसी में ही हम लोग जो डिटेक्ट हमारा सरफेस जो डिफेक्ट होता है उसका पता चलता है, अर्थात आंसर यहाँ पर होगा मैग्नेटिक पार्टिकल्स इंस्पेक्शन टेस्ट। अभी यहाँ देखिए जो हमारा टेस्ट होता है, एक होता है वेल्डिंग के लिए, और जो मटेरियल्स में जो टेस्ट होता है वो एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, और एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब NDT होता है। वो एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो टेंसाइल टेस्ट होता है, और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होता है, देखिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आर विजुअल एग्जामिनेशन जो इंस्पेक्शन होता है, और एक होता है लीकेज टेस्ट होता है, और एक होता है LPI अर्थात लिक्विड पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन। ये लिक्विड जो पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन होता है इसमें 3 टाइप होता है। एक होता है चॉक टेस्ट जो ओल्ड प्रोसेस था, और एक होता है डाई पेनिट्रेशन टेस्ट जो DPT टेस्ट होता है, और होता है जाइग्लो टेस्ट जो फ्लोरेंस पेनिट्रेंट जाइग्लो टेस्ट होता है, और देखिए जो अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है वो पाल्स इको से पता चलता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट, और होता है मैग्ना फ्लक्स टेस्ट, और एक होता है रेडियोग्राफिक जो हमारा रेडियोग्राफिक टेस्ट होता है वो गामा रे और एक्सरे रे यूज होता है, ये भी याद रखना है। और उसके बाद देखिए ED करंट टेस्ट होता है जो इलेक्ट्रिक मेथड से होता है, और होता है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट जो सरफेस टेस्ट होता है, हमारा यही एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट होता है गुड्स वागन लोडेड कंडीशन में, हम लोगों को पता है जो हम लोगों को लोडेड मिनिमम परमिसिबल जो होता है 130 अर्थात 1030 होता है, और मैक्सिमम होता है 1005। ये हम लोगों को याद रखना है, मगर यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा मिनिमम परमिसिबल वो होगा 1030। अभी देखिए यहाँ पर देखिए जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट में और वर्कशॉप में कैसे होता है। देखिए प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में दोनों ही जो मैक्सिमम हाइट होता है 1005 होता है,
अर्थात 1105 होता है। और हमारा प्रोडक्शन यूनिट में मिनिमम हाइट होता है जो टीआर कंडीशन है, दोनों ही टीआर कंडीशन में अर्थात खाली अवस्था में प्रोडक्शन यूनिट है 1095 और वर्कशॉप में होता है 1090 अर्थात 5 मिलीमीटर कम होता है। और मिनिमम हाइट जो लोडेड कंडीशन में 1030 होता है, ये दोनों ही सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा सेट 5th एवं 6 डिजिट, जो हमारा जो 16 नहीं 11 डिजिट का हम लोगों को पता है जो 11 डिजिट का नंबर होता है, तो जो भी है जो 11 डिजिट का नंबर में वागन नंबर में इंडियन में डिनोट होता है। अर्थात 5th और 6 डिजिट क्या डिनोट होता है हम लोगों को पता है। जो 5th और 6 डिजिट होता है वो होता है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही होगा। यहाँ देखिए जो वागन नंबर स्कीम है उसमें हम लोग देख लेता हूँ जो कौन सा नंबर क्या डिनोट करता है। यहाँ देखिए जो 2 4 जो फर्स्ट 2 डिजिट होता है वो टाइप ऑफ वागन के लिए बोला गया। उसके बाद देखिए 07 जो नेक्स्ट 2 डिजिट है वो ओनर ऑफ रेलवे के लिए बोला गया। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट 5th और 6 डिजिट जो ईयर ऑफ बिल्ड के लिए बोला गया। उसके बाद देखिए जो 0 हमारा 5th और 6 जो हमारा, उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट 4 डिजिट है वो सीरियल नंबर ऑफ वागन के लिए बोला गया। और लास्ट जो डिजिट है हमारा चेक डिजिट है, जैसे हमारा पीएल नंबर का लास्ट डिजिट था चेक डिजिट। यहाँ पर देखिए जो टाइप ऑफ वागन है उसी का बारे में बोला गया है। जो हमारा फर्स्ट दो डिजिट का डिनोट करता है, जैसे ओपन वागन होते हैं, कवर वागन, टैंक वागन, फ्लैट वागन, होपर वागन, ब्रेक वागन, वागन, इसका अलग अलग कोड होता है। फर्स्ट 2 डिजिट का मेंशन होता है टाइप ऑफ वागन। नेक्स्ट 2 डिजिट जो होता है जो रेलवे ओनर के लिए होता है, जैसे 02 ईस्टर्न रेलवे के लिए बोला जाता है, 01 बोला जाता है सेंट्रल रेलवे के लिए, 05 बोला है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के लिए, और 07 बोला जाए साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए, और साउथ सेंट्रल रेलवे 09, ये सब याद रखना है हम लोगों को। अभी देखिए जो एक ओपन वागन है इसका बारे में बोला गया है। इसका नंबर देखिए जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो हमारा टाइप ऑफ वागन के बारे में बोला गया। उसके बाद नेक्स्ट जो 2 डिजिट है वो हमारा कौन सा रेलवे का है उसका बारे में बोला गया। और जो उसका बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो हमारा एग्जाम में आया था, वही जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईयर के लिए बोला गया। अभी देखिए यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है यह देखिए 2012 में मैन्युफैक्चरिंग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दी ब्रेक पावर जो सीसी क्लोज सर्किट जो रेक होता है नोडल पॉइंट के लिए होम डिपो के लिए कितना % होता है। हम लोग पता है जो सीसी रेक होता है उसमें हमारा 100% होना है, अर्थात यहाँ पर एग्जाम का जो आंसर होगा वो होगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा प्रीमियम एंड टू एंड रेक होता है उसका ब्रेक पावर सर्टिफिकेशन कितना दिन वैलिडिटी रहता है। वो हम लोगों को पता है जो 12 + 3 डेज अर्थात 15 डेज टोटल यही होता है हमारा जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो प्रीमियम एंड टू एंड होता है, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर देखिए हमारा जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट मिलता है हम लोगों को पता है जो ऑल कोचिंग रेट के लिए 100% बीपी होता है। और यहाँ पर देखिए जो टाइप है बीपी कलर है वैलिडिटी है मैन आवर है बीपी परसेंटेज है और रिड्यूस है। अभी देखिए जो टाइप क्लोज सर्किट जो सीसी रेक होता है उसके लिए बीपीसी कलर होता है येलो, ये याद रखना है ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखिए और जो वैलिडिटी होता है वो 750 किलोमीटर के लिए जो 35 डेज 7,500 किलोमीटर के लिए 35 डेज होता है, और 6,000 किलोमीटर 30 डेज के लिए होता है। उसका मैन पावर होता है देखो 100 मैन पावर होता है। उसके बाद देखिए बीपी सर्टिफिकेट होता है 100% रिड्यूस होता है 20 डेज। और उसके बाद देखिए प्रीमियम एग्जामिनेशन के लिए ग्रीन कलर होता है। और हम लोग जो प्रीमियम एंड टू एंड देखा उसका देखिए 12 + 3 डेज होता है 15 डेज होता है। उसका मैन पावर 75 मैन पावर आवर होता है। और इसका जो हमारा ब्रेक पावर सर्टिफिकेट 95 होता है। और लास्ट में जो देखिए इंटेंसिव होता है एंड टू एंड वो होता है ग्रीन अथवा वाइट होता है। ये होता है वन लोडिंग और अनलोडिंग का वहाँ पर होता है। और देखिए 56 मैन पावर होता है और 90% यहाँ पर होता है। यहाँ पर देखिए जो वॉल कोचिंग है सीसी रेक के लिए होता है 100% और प्रीमियम ब्रेक के लिए 95% और एंड टू एंड एयर ब्रेक के लिए 90%। यहाँ पर देखिए जो इंटरवल ROH अर्थात रोटिंग ओवरहोलिंग BTPN टैंक का कितना दिन में होता है। हम लोग पता है जो 24 मंथ तक 2 ईयर्स के लिए होता है। पहले 1.5 ईयर था अर्थात 18 मंथ था, अभी इसको बढ़ाकर 24 मंथ कर दिया इंटरवल के लिए। यहाँ पर देखिए जो हमारा जो वागन टाइप है बॉक्सन एसेल
BRN। इसका जो फास्ट POS होता है वो 6 UR होता है, 72 72 मंथ। और जो नेक्स्ट POS होगा वो होगा 4.5 ईयर्स होता है, 54 मंथ। ये भी एग्ज़ाम में आता है। और इसका जो फास्ट रूटिंग ओवरऑलिंग होता है वो 18 मंथ में होता है, नेक्स्ट ओवरऑलिंग वो 18 मंथ में होता है। उसके बाद देखिए BCNA, बॉबरन BCN, उसको ये भी देखिए 6 ईयर के लिए होता है फास्ट POS, और नेक्स्ट POS भी 6 ईयर के लिए होता है, अर्थात एक कवर रहता है इसलिए 6 ईयर होता है। और इसका जो रूटिंग ओवरऑलिंग होता है वो 2 ईयर्स के लिए होता है। उसके बाद BTPN होता है, जो टैंक वागन होता है वो 6 ईयर के लिए होता है हमारा फास्ट और सेकंड जो भी होता है POS। और उसके बाद देखिए हमारा जो ROS वो 2 ईयर्स के लिए होता है। और BLC वागन का देखिए 6 ईयर होता है पहले, उसके बाद 4.5 ईयर्स होता है, 54 मंथ होता है। उसके बाद देखिए फास्ट जो होता है 2 ईयर्स के लिए होता है, नेक्स्ट होता है 18 मंथ के लिए। उसके बाद देखिए जो ब्रेक वैन होता है हमारा BBZI BCA में होता है, जो हमारा ब्रेक वैन होता है वो 2 ईयर्स के लिए होता है हमारा POS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दी ब्रेक सिस्टम रोलिंग स्टॉक ए डायमेंशन मेजर बिटवीन। हम लोग को पता है जो ए डायमेंशन होता है वो होता है A से B बैरल और कंट्रोल रोड हेड, इसी का अंदर, अर्थात यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर देख लीजिए जो ए से भी होता है स्लैक एडजस्टर बैरल, वो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पता देख लेता हूँ। हमारा जो ए से भी बैरल होता है वो एक होता है ए डायमेंशन, एक होता है ई डायमेंशन, एयर ब्रेक सेक्शन के लिए होता है। तो ए से भी जो फंक्शन होता है क्या होता है, टू मेंटेन दी स्लैक बिटवीन ब्रेक ब्लॉक और व्हील ट्रेड। और देखिए टू मेंटेन ब्रेक शू व्हील ट्रेड क्लियरेंस। और देखिए टू डेवलप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। ये तीनों ही आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है। उसके बाद देखिए मेजर ए डायमेंशन, ए डायमेंशन मेजर होता है। ए डायमेंशन किसका इसके अंदर होता है, हमारा एग्जाम में आया था यही। हमारा देखिए जो कंट्रोल रॉड हेड और बैरल फेस, इसी का होता है ए डायमेंशन। अभी ए डायमेंशन जो हमारा ए डायमेंशन ए से भी रिड्यूस होता है तो पिस्टन स्ट्रोक इज रिड्यूस, अर्थात ए डायमेंशन अगर रिड्यूस होगा पिस्टन स्ट्रोक भी रिड्यूस होगा। अभी ए डायमेंशन थोड़ा सा देख लेता हूँ हम लोग। पैसेंजर ट्रेन के लिए जो 13 टन नॉन AC के लिए होता है वो 16 + 2 - 0 mm होता है। और जो 16 टन AC के लिए होता है वो 22 अर्थात 22 + 2 - 0 के लिए होता है। उसके बाद देखिए हम लोग जो ए डायमेंशन फॉर गुड्स के लिए होता है वो होता है 70 + 2 - 0। और ए डायमेंशन जो हाई स्पीड एयर ब्रेक कोर्स के लिए होता है वो होता है 22 + 4 0, अर्थात यहाँ पर देखिए +4 होता है, ये भी याद रखना है। उसके बाद देखिए जो ई डायमेंशन होता है, ई डायमेंशन क्या होता है, फ्रॉम प्रोटेक्शन ट्यूब V ग्रुप मेड ऑन द स्पिंडल रॉड, यही इसी का अंदर ही होता है। उसके बाद ई डायमेंशन का मेजरमेंट देखिए, फॉर पैसेंजर के लिए 375 अर्थात 375 + 25 - 0 mm होता है। और फॉर गुड्स के लिए 555 + 25 - 0 mm होता है। अभी देखिए जो ए से भी डबल एक्टिंग मीन्स क्या है, डबल एक्टिंग क्या है। अभी डबल एक्टिंग हमारा BMBS में यूज़ नहीं होता है, हमारा BMBS होने के बाद ये सिंगल एक्टिंग हो गया। फिर भी हम लोगों को डबल एक्टिंग के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। वो होता है ब्रेक शू क्लियरेंस एडजस्टेड टू इट्स करेक्ट भाल बोथ वेज। और देखिए फॉर रिलीजिंग ब्रेक ऐसे भी इन रोटेटेड टू, अर्थात हमारा जो ब्रेक रिलीज करने का टाइम ऐसे भी रोटेट करना पड़ेगा टूवर्ड्स ट्रॉली इन एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जो हमारा जो WFCZ AC टाइप ICF कोड, इसी का मीनिंग पूछा गया है। ये जो कोड जो ट्रांसपोर्टिंग कोड होता है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी हमारा जो पता है CZ के लिए होता है चेयर कार, AC के लिए AC होता है, और F के लिए फर्स्ट क्लास होता है, W वेस्टिबुल होता है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा एंड वन जनरेशन के लिए पूछा गया, हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा वो हो एयर कंडीशन एग्जीक्यूटिव चेयर कार विथ एंड वन जनरेशन। एयर कंडीशन एग्जीक्यूटिव चेयर कार, यार देखिए एयर कंडीशन एग्जीक्यूटिव चेयर कार एंड वन जनरेशन, यही हमारा आंसर होगा। एग्जीक्यूटिव मतलब फर्स्ट क्लास। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन कोड है फॉर कोर्सेज ये थोड़ा देख लेता हूँ। अभी देखिए जो W होता है वो होता है वेस्टिबुल, और F जो होता है वो फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव के लिए होता है, और AC होती है एयर कंडीशन। अर्थात देखिए WFAC क्या होगा, वेस्टिबुल फर्स्ट क्लास AC एयर कंडीशन, जो एयर कंडीशन के लिए होता है, और CW जो होता है 2 टायर के लिए होता है। अभी देखिए जो WFAC CW जो होता है, हम लोग W तो वेस्टिबुल होता है, और F होता है फर्स्ट क्लास, और AC होता है एयर कंडीशन, और CW है 2 टायर।
अभी ऐसे देखिए जी होता है सेल्फ जनरेटिंग, अर्थात एस जी अबर होता है सेल्फ जनरेटिंग होता है, और सी एन जो होता है 3 टायर के लिए होता है। और देखिए यहाँ पर जो डब्ल्यू जी ए सी सी एन वो होता है वेस्टिबुल सेल्फ जनरेटिंग एयर कंडीशन 3 टायर। और अभी नेक्स्ट देखिए जो एस होता है वो सेकंड क्लास होता है, और एल होता है लागेज वैन होता है, आर होता है ब्रेक वैन होता है अर्थात घर गार्ड वैन होता है, और जी एस जो होता है वो सेल्फ जनरेटिंग सेकंड क्लास होता है। एक होता है जी एस और एक होता है एस जी होता है सेल्फ जनरेटिंग, और जी एस होता है सेल्फ जनरेटिंग सेकंड क्लास। और एक यहाँ होता है देखिए एल आर होता है लागेज विद ब्रेक वैन, अर्थात एस एल आर मतलब क्या है सेकेंड क्लास लागेज विद ब्रेक वैन होगा। उसके बाद देखिए डब्ल्यू जी एस सी एन अर्थात वेस्टिबुल सेल्फ जनरेटिंग 3 टायर, सेल्फ जनरेटिंग सेकंड क्लास 3 टायर होगा, एस तो सेकंड क्लास होगा। और सी बी तो पेंट्रिकर होता है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो सी बी मतलब पेंटिकर होगा, डी मतलब डबल डेकर होगा, और सी जेड मतलब चेयर कार होगा, ये आर एम मतलब मोटर कार जनरेटर वैन होगा। ये आप लोगों को नोट करना पड़ेगा, नोट करके देखना पड़ेगा, यहाँ से एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद देखिए जो हमारा डब्ल्यू एल आर एम होता है वेस्टिबुल जनरेटिंग कम लागेज ब्रेक वैन होता है। यहाँ पर देखा जो जैसा ए आर टी होता है एक्सीडेंट एंड टूल वैन, अर्थात एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है, इसको बोला जाता है ए आर एम भी, जो हम लोगों को पता है जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट होता है। उसके बाद एन एम जी न्यू मॉडिफाइड गुड्स होता है। उसका बाद ओ ए सी होता है ओवर हेड इक्विपमेंट होता है। आर ए होता है इंस्पेक्शन कैरेज होता है, आर डी होता है इंस्पेक्शन कैरेज होता है। उसके बाद देखिए डब्ल्यू सी टी ए सी होता है वेस्टिबुल एयर कंडीशन टूरिस्ट कार होता है, जैसे सी टी में टूरिस्ट कार बोला जाता है। सी टी एस टूरिस्ट कार फॉर सेकेंड क्लास पैसेंजर होता है। एस एम एन होता है पावर कार विद मिड ऑन जनरेशन होता है। उसके बाद देखिए जो वाई जो होता है वो होता है हमारा लेडीज़ के लिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ई एन होता है वो एंड ऑन जनरेशन के लिए होता है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो टीआर वेट और ब्रेले वागन, मतलब टीआर वेट मतलब क्या है। हम लोग को पता है जो टीआर वेट होता है वो एम्प्टी कंडीशन होता है। लोग जो ब्रेले वागन अर्थात टीआर वेट का पता है हम लोग, जो वेट ऑफ वागन एम्प्टी कंडीशन, अर्थात यही आंसर होगा हमारा। यहाँ पर देखिए जो टीआर वेट होता है पे लोड होता है ग्रॉस वेट होता है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। अभी देखिए कन्फ्यूजन को हम लोग अभी देखेंगे क्या कन्फ्यूजन है क्या नहीं है। देखिए टीआर वेट का मतलब क्या है, एम्प्टी कंडीशन हम लोग बोला हूँ। अब देखिए जो हम लोग जो सेल्फ जनरेटिंग सेकेंड क्लास जो चेयर कार है एसी, उसका जो एम्प्टी कंडीशन में हमारा जो वेट होता है 49.30 टन होता है, 49.30 टन होता है। और पे लोड के लिए देखिए 5.68 टन होता है। और इसका जो ग्रॉस वेट होता है वो होता है, ये दोनों को जोड़कर देखिए यहाँ पर दोनों जोड़ के देखिए हमारा जो होगा ये 54.98 होगा। अर्थात अभी हमारा लोगों को समझ में आ गया जो टीआर वेट क्या है, पे लोड क्या है, ग्रॉस वेट क्या है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए। अगर हम वीडियो बनाएंगे तो आपको पास ज़रूर पहुँचेगा।